हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के अप्रैल 2023 के बिहार के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बिहार में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और फैक्ट्स को याद करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर 69th बीपीएससी पीटी के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन आस्था आईएएस और परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले है बिहार बजट 2023-24। 28 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट को प्रस्तुत किया गया और ये बजट बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। इसके अनुसार कुल परिव्यय 2,61,885.40 करोड़ रुपया है, जो कि 2022-23 की तुलना में 10% से अधिक है, लगभग 24,000 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 में उच्चतम आवंटन शिक्षा को 40,450 करोड़ रुपया, रोड को 17,487, स्वास्थ्य में 16,966 करोड़ रुपया और समाज कल्याण क्षेत्र में 12,439 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान जीएसडीपी का 2.98% रखा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM के तहत निर्धारित 3% की अनुमानीय सीमा के भीतर है, तो राजकोषीय घाटा का अनुमान जीएसडीपी का 2.98% रखा गया है। नेक्स्ट है बाजरा महोत्सव। बिहार में बाजरा महोत्सव भोजपुर में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक किया गया। इसका उद्घाटन पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत की सिफारिश पर मनाया जा रहा है और बिहार से ज्वार, बाजरा, रागी और लघु बाजरा का उत्पादन होता है। भोजपुर ज्वार और छोटे बाजरा का हब है। 2021-22 में बिहार ने 21,187.60 मीट्रिक टन बाजरा का निर्यात किया, जो कि 5.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत के द्वारा विश्व में कुल 41% बाजरा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि बाजरा महोत्सव भोजपुर में आयोजित किया गया। डेट याद रखेंगे 28 से 1 मार्च और इसका उद्घाटन पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसे समीर कुमार महासेठ के द्वारा रिलीज किया गया और ये अभय कुमार के द्वारा संपादित किया गया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर 2600 वर्षों की अवधि के लिए लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का यह संग्रह है और ग्रैंड ट्रंक रोड पहल 3.0 GTRI 3.0 के दौरान पटना बिहार में जारी किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसे समीर महासेठ के द्वारा रिलीज किया गया है, अभय कुमार के द्वारा इसका संपादन किया गया है। नेक्स्ट है ब्याज मुक्त ऋण। बिहार पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को 43 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और ये राशि पुलिस चैरिटेबल फंड से दी गई है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी चित्रकारों की दुर्दशा का संज्ञान लिया है और कलाकार जीआई टैग 2005 के लिए दे रॉयल्टी से वंचित हैं। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग को वर्ष 2005 में जीआई टैग मिला था। जनहित याचिका एक गैर लाभकारी संगठन आत्मबोध के द्वारा दायर की गई थी। ये नाम याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग के लिए जनहित याचिका गैर लाभकारी संगठन आत्मबोध के द्वारा दायर की गई थी। मधुबनी पेंटिंग के बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिलांचल में देवी सीता के जन्म स्थान पर हुआ था और इसके चित्रकार सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और बउआ देवी हैं। बच्चे के जन्म, ब्राह्मणों के पवित्र सूत्र समारोह, छठ और देवातन एकादशी जैसे शुभ अवसरों पर इसे खींचा जाता है और इसका थीम रहस्यवाद, लोकगीत और हिंदू महाकाव्यों के क्षेत्रीय संस्करण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है एम्स दरभंगा। एम्स दरभंगा ये शोभन दरभंगा में खुलेगा और ये बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला एम्स पटना में है और ये केंद्रीय बजट 2015-16 में इसे शामिल किया गया था। इसका वर्णन 2015-16 के केंद्रीय बजट में था। 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में 750 बिस्तर वाले एम्स, जिसकी लागत 1,264 करोड़ रुपए है, इसको मंजूरी दी है 15 सितंबर 2020 को और इसके लिए निर्धारित क्षेत्र 150 एकड़ है और बिहार का पहला एम्स पटना में है। तो एम्स दरभंगा, शोभन दरभंगा ये याद रखेंगे और इसके लिए 1,264 करोड़ रुपए लागत को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है राज्य
राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करना। राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना, और इसके लिए कुछ प्रावधान हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 2 करोड़ रुपया, सिल्वर को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एशियाई खेल में गोल्ड जीतने वाले को 1.5 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपया दिया जाएगा। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख रुपए की राशि, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50 लाख की राशि और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओलंपिक में गोल्ड वाले को 2 करोड़, सिल्वर मेडल वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज को 1 करोड़। एशियाई खेल में गोल्ड जीतने वाले को 1.5, सिल्वर जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज को 75 लाख। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। चयन राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा और हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाना है, तो ये भी याद रखेंगे। और खिलाड़ियों को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाना है। नेक्स्ट है G20 की बैठक पटना में। G20 की बैठक पटना में आयोजित किया जाएगा। 22 से 23 जून को पटना में G20 की बैठक को आयोजित किया जाएगा सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में। G20 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी कला और संस्कृति विभाग है। प्रतिनिधि पटना, बोध गया, राजगीर और वैशाली आदि प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट है विद्या दीदी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना और इसके लिए सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र CDC चलाएंगे। CDC का उद्देश्य है छात्रों को विभिन्न शैक्षिक, उद्यमिता और कैरियर उत्थान योजनाओं के बारे में सूचित करना। तो विद्या दीदी का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना और विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र चलाएंगे और इसका उद्देश्य है छात्रों को विभिन्न शैक्षिक, उद्यमिता और कैरियर उत्थान योजनाओं के बारे में सूचित करना। विद्या दीदी के बारे में देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और इसके लिए 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। वह जीविका समूह की सदस्य होनी चाहिए या जीविका समूह के किसी सदस्य के परिवार से संबंधित होनी चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी भी विद्या दीदी की होगी। नेक्स्ट है पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ। संपूर्णता में बिहार को दर्शाने वाली तस्वीरों का संग्रह है और ये फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री रघु राय और उनकी पत्नी श्रीमती उषा राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बिहार दैट वाज एंड नाउ ये एक तस्वीरों का संग्रह है और ये पुस्तक श्री रघु राय और उनकी पत्नी श्रीमती उषा राय के द्वारा तैयार की गई है। कहो इंडिया विमेन रोड साइकिलिंग, तो ये कहो इंडिया नहीं होगा, ये होगा खेलो इंडिया। खेलो इंडिया विमेन रोड साइकिलिंग, इसका चैंपियन बिहार है 39 अंक के साथ और उप विजेता पश्चिम बंगाल बना है 13 अंक के साथ। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2023। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2023 का बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठार, जो कि सत्यनारायण के द्वारा लिखा गया है और मार्च 2012 में अपनाया गया है। बिहार राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाश करे और वर्ष 2023 में बिहार का 111वां गठन वर्ष मनाया गया। 22 मार्च 2012 को बंगाल से अलग किया गया था। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी तट के बिहार फाउंडेशन द्वारा होस्ट किया गया था। न्यूयॉर्क में भारत महावाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूएसए के बिहार फाउंडेशन के द्वारा इसे होस्ट किया गया और बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार हैं और बिहार के 3 व्यक्तियों को बिहार विश्व गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार विश्व गौरव पुरस्कार से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, वो है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, अजय सिंह और ललित झा। दुबई में इसका आयोजन भारत ने सकारात्मक रूप से किया था। तो बिहार दिवस का आयोजन न्यूयॉर्क में भी हुआ था और दुबई में भी हुआ था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का सम्मान पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुभद्रा देवी, ये मधुबनी की हैं, कपिल देव प्रसाद नालंदा के और आनंद कुमार पटना के हैं, इन लोगों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता धीरज कुमार जो कि पश्चिम चंपारण के हैं, पाल साक्षी जो कि छपरा की हैं और ज्योति कुमारी ये दरभंगा की हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि। वेतन और भत्तों में 30 से 35 हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी और नया वेतन लगभग 2.65 लाख प्रति माह हो जाएगा और विधायकों का वेतन राज्य विधान मंडल द्वारा
द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर लोहिया जयंती। 23 मार्च 2023 को 113वीं जयंती मनाई गई और इनका जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद यूपी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और इसके मुख्य पत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और 1956 में सोशलिस्ट पार्टी लोहिया का गठन किया गया और मैनकाइंड पत्रिका के संपादक बने। मैनकाइंड पत्रिका के संपादक राम मनोहर लोहिया बने थे 1956 में। और लोहिया ने द कंसेप्ट ऑफ द सिविल लिबर्टीज शीर्षक से एक पैम्फलेट लिखा था। तो ये पैम्फलेट का नाम याद रखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टीज शीर्षक से राम मनोहर लोहिया ने पैम्फलेट लिखा था। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है ये। और ये पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी चरण सिंह का स्थान ग्रहण करेंगे। और पिछले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट है विकिरण निगरानी। ये पटना में स्थापित है गामा स्थलीय विकिरण स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए। गामा स्थलीय विकिरण स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई के द्वारा स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है और पूर्वी भारत में इस तरह की ये पहली स्थापना है। विकिरण निगरानी 4 और यंत्र वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में भी लगाए जाएंगे। तो बिहार में कुल विकिरण निगरानी के 5 यंत्र स्थापित किए जाएंगे और विकिरण निगरानी को बार्क के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका उपयोग पृष्ठभूमि पर्यावरण विकिरण, स्थलीय विकिरण के साथ साथ लौकिक मूल के अध्ययन के लिए भी किया जाएगा। आंधी के दौरान गामा किरण विकिरण के उत्सर्जन पैटर्न का अध्ययन करने के लिए भी डेटा का उपयोग किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय पर्यावरण विकिरण निगरानी नेटवर्क परियोजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। विकिरण निगरानी की स्थापना भारतीय पर्यावरण विकिरण निगरानी नेटवर्क परियोजना के तहत इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार 2022 गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी बांध जो कि गया के फल्गु नदी पर बनाया गया है, इसको ये पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार 2022। और CBIP का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। और ये पुरस्कार गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी बांध को जल संसाधनों का सर्वोत्तम क्रियान्वयन की श्रेणी में दिया गया है। और गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी बांध इन दोनों योजना को तैयार करते समय वर्ष 2051 तक जनसंख्या की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों योजनाएं 2051 तक की जनसंख्या की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मई 2023 के बिहार के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।